नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है ग्लोरियस क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं लीलाधर प्रजापति। प्यारे साथियों, अपने इतिहास की क्लास में जो टॉपिक है वह चल रहा था राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों का। अपन अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोतों में इससे पहले की क्लास में अपन ने राजस्थान के जो प्रमुख सभ्यताएं वगैरह हैं, उनसे प्राप्त सामग्रियां हैं, उन पर चर्चा की। वह भी पुरातात्विक स्रोत में आता है। पुरातात्विक स्रोतों का ही एक पोर्शन है भैया, और वह है अभिलेखीय स्रोत। अपने आज की क्लास में राजस्थान के जो अभिलेखीय स्रोत है उनका अपन अध्ययन करने वाले, तो क्लास में बने रहिएगा। राजस्थान के प्रमुख अभिलेखीय स्रोत। राजस्थान के प्रमुख अभिलेखीय स्रोत। अपन इनका अध्ययन करेंगे आज की इस क्लास में। यहां से देखो, मैं आपको बताता हूं कि लगभग जो अपने अभिलेखीय स्रोत है वो तो अपन जो अपने आगे की क्लासें होंगी, तो इतिहास का अपन अध्ययन करेंगे, तो उसके अंदर अपने आ जाएंगे, लगभग तो उसके अंदर आ जाएंगे। जैसे अभिलेखीय स्रोतों में आपको बताया हुआ है कौन कौन से होते हैं। तो अभिलेखीय स्रोतों में आती है चीजें अपने शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख, प्रशस्ति, ताम्रपत्र आदि। ये सब चीजें जो है वह अभिलेखीय साक्ष्यों में आती है। इतिहास की ये एक सबसे प्रमुख विशेषता रही है। इतिहास में साहित्य जो है उस साहित्य से भी अधिक महत्व है, ऐतिहासिक ग्रंथ जो है उनसे भी अधिक महत्व जो है वह अभिलेखीय साक्ष्यों को दिया जाता है। अभिलेखीय साक्ष्य अभिलेखों पर प्राप्त साक्ष्य। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभिक क्लास में बताया था, अभिलेख जो शब्द है ये एक कॉमन शब्द होता है, ठीक है ना। और इस अभिलेख शब्द के अंदर है वह है ये सारी चीजें आती है, यानी ये सब चीजें क्या है, अभिलेख के ही स्रोत है, साक्ष्य है। ये सारी चीजें शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख, प्रशस्ति वगैरह, ये सब अभिलेखों में है। आजकल के एग्जामों में लगभग एक आधा क्वेश्चन जो है वो यहां से आता ही है, ठीक है ना। किसी प्रशस्ति का, किसी शिलालेख का, शिलालेख की स्थापना का आदि से संबंधित एक आधा क्वेश्चन है वो 100% यहाँ पर आता है। कई जो अभिलेखीय जो चीजें हैं, साक्ष्य है, शिलालेख है, प्रशस्तियां हैं, वो अपने जैसे अपन मैटर पढ़ेंगे इतिहास के, उस मैटर के अंदर आते रहेंगे। बाकी यहाँ पर अपन स्वतंत्र रूप से जो है इन अभिलेखों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले नंबर 1 अभिलेख पर चलते हैं अपन। राजस्थान का सबसे पहला और पुराना अभिलेख है बड़ली का स्तंभ लेख। ये बड़ली का जो स्तंभ लेख है यह 443 ईसा पूर्व का है। इस अगर तिथि देखें
तो यह बड़ली स्तंभ लेख 443 ईसा पूर्व 443 ईसा पूर्व में अपने भारत में कौन सा काल हुआ करता था? यह था महाजनपद का समय। महाजनपद कालीन यह अभिलेख है। और सबसे बड़ी बात, यह अभिलेख जो है यह राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। बड़ली का स्तंभ लेख राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है और भारत का यह दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख। यह राजस्थान का तो सबसे प्राचीन अभिलेख है, परंतु भारत का यह दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख है। और यह जो बड़ली है यह स्तंभ लेख है। इसकी प्राप्ति की अगर बात करें, इसकी प्राप्ति हमें अजमेर से होती है। बड़ली जो स्तंभ लेख है, इस बड़ली स्तंभ लेख की प्राप्ति कहां से होती है? यह अजमेर से प्राप्त होता है और वर्तमान में यह अजमेर संग्रहालय में स्थित है। अजमेर संग्रहालय में स्थित है। यह प्राचीनतम शिलालेख है जो ब्राह्मी लिपि में हमें प्राप्त हुआ है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। और यह खंडित अवस्था में हमें प्राप्त होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो क्या उत्तर होगा आपका? राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख बड़ली स्तंभ लेख जो हमें अजमेर से प्राप्त होता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। आगे समझ में बात। और ये जो बड़ली अभिलेख है यह है अपने जैसे बड़ली गांव है, इस बड़ली गांव के अंदर एक माता का मंदिर है, विलोत माता। तो यहां पर विलोत माता मंदिर से प्राप्त होता है। विलोत माता मंदिर है, यहां से बड़ली का यह स्तंभ लेख हमें प्राप्त होता है। आगे समझ में बात है। यह जो बड़ली स्तंभ लेख है इसकी खोज का श्रेय गौरी शंकर हीराचंद ओझा को जाता है। सन 1912 ईस्वी में G.H. ओझा गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा 1912 में ये बड़ली स्तंभ लेख खोजा गया था, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन और भारत का दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख। अपने भारत में अभिलेख स्थापित करने की जो शुरुआत है वह अशोक के द्वारा की गई। ये बात भी बेसिक नॉलेज की है और इंडियन हिस्ट्री में भी ध्यान में रखने की है। भारत में अभिलेख स्थापित करने की परंपरा सम्राट अशोक
द्वारा प्रारंभ की गई थी। भारत में अभिलेख स्थापित करने की परंपरा किसने शुरू की थी? सम्राट अशोक ने शुरू की थी। अशोक को अभिलेख स्थापित करने का जो विचार है यह मूल रूप से ईरान से प्राप्त होता है। कहां से मिलता है? ईरान से मिलता है। अशोक को अभिलेख स्थापित करने का विचार ईरान से प्राप्त होता है। अब यहां पर प्रश्न यह आता है कि भैया अशोक को अभिलेख स्थापित करने का विचार ईरान से मिला, तो ईरान के कोई शासक ने अपने अभिलेख स्थापित करवाए होंगे, तो उनको देखकर ही अशोक के मन में भी यह अभिलेख स्थापित करने का आइडिया आया होगा। तो वह ईरान का शासक कौन था जिससे अशोक ने अभिलेख स्थापित करने का विचार ग्रहण किया था? तो ईरान का वह शासक था दारा, जिसे डेरियस भी कहा जाता है। ईरानी शासक दारा, इसी का दूसरा नाम क्या है? डेरियस। ईरानी शासक दारा से अशोक ने अभिलेख स्थापित करने का विचार ग्रहण किया था। अशोक ने अभिलेख स्थापित करने का विचार ईरान से लिया, ठीक है ना? किससे? ईरानी शासक दारा से, यानी डेरियस से अशोक को अभिलेख स्थापित करने का विचार प्राप्त होता है। तो इन सब बिंदुओं के आधार पर अपन एक बात कह सकते हैं। क्या बात कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं कि भैया अशोक जो है उससे ही भारत में अभिलेख स्थापित करने की जो परंपरा है वह प्रारंभ होती है। आगे बात समझ में। अब अशोक किस वंश का शासक था? आप सबको विदित है, पता है कि अशोक जो है यह मौर्य वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश है, इसका समय भारत में क्या रहा है? भारत में मौर्य वंश का समय 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व रहा है। तो इसके आधार पर अपन यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारत में अभिलेख स्थापित करने की परंपरा जो है वह मौर्य काल से ही प्रारंभ होती है। कौन से काल से? मौर्य काल से ही अभिलेख स्थापित करने की परंपरा की शुरुआत होती है। आगे समझ में बात है। अब देखो, मौर्य काल से अभिलेख स्थापित करने की परंपरा शुरू हुई, परंतु इसमें यह एक बड़ली का जो अभिलेख है यह अपवाद है। बड़ली का जो अभिलेख है यह 443 ईसा पूर्व का है। 443 ईसा पूर्व का मतलब ये हो गया कि यह मौर्य काल से भी पुराना है, प्राचीनतम है। तो लगभग जो अभिलेख अपने राजस्थान में मिले हैं वह अभिलेख मौर्य काल के बाद के है, परंतु एक आधा इसके अंदर अपवाद है। बड़ली है, बड़ली के अलावा जैसे गोसुंडी है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, वह
मौर्य काल का ही है ना, और सम्राट अशोक के समय का ही, यानी अशोक से संबंधित ही अभिलेख अपन अब पढ़ने वाले हैं जो मौर्य काल का है। तो यानी कहने का तात्पर्य सरल भाषा में यही है कि एक अपवाद है एक आधा, इसको छोड़ करके राजस्थान में सभी अभिलेख जो है वो मौर्य काल के बाद के ही हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। और इसमें अपवाद एक पड़ली है। और उसके बाद अगर अपन आगे चलते हैं तो दूसरा प्रमुख जो अभिलेख है वो है सम्राट अशोक का बाबरू का शिलालेख। बाबरू का जो शिलालेख है यह बेराट से हमें प्राप्त होता है। बाबरू के शिलालेख की प्राप्ति कहां से होती है? बेराट से होती है। और क्योंकि उस समय जो है वह बाबरू थोड़ा सा प्रसिद्ध नगर था, इस कारण इसको बाबरू नाम दे दिया। बाकी इसे बेराट अभिलेख भी कहा जाता है। बेराट अभिलेख है, इस नाम से भी इसे संबोधित किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? बेराट अभिलेख। ये बेराट से प्राप्त होता है। इसकी खोज जो है सन 1836 ईस्वी में कैप्टन विलियम बर्ट के द्वारा की गई थी। कैप्टन विलियम बर्ट के द्वारा 1836 ईस्वी में बाबरू शिलालेख की, यानी बेराट के इस शिलालेख की खोज की गई थी। यह जो शिलालेख है यह ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। लिपि ब्राह्मी और भाषा प्राकृत है, परंतु उसके साथ हमें यह अभिलेख पृष्ठभेदन लिपि में भी प्राप्त होता है। जैसा कि आपको बताया हुआ है पृष्ठभेदन लिपि है, इसमें इतना ही अंतर है कि यह पृष्ठभेदन लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती, ठीक है। इस अभिलेख की लिपि पढ़ने का जो श्रेय है वह किटोई महोदय को जाता है। किटोई महोदय द्वारा इस अभिलेख की लिपि पढ़ी गई थी, ठीक है। यह जो बाबरू का शिलालेख है यह वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। बाबरू का शिलालेख वर्तमान में कहां पर है? कलकत्ता संग्रहालय में। सन 1840 ईस्वी में विलियम बर्ट द्वारा इसे कलकत्ता ले जाया गया। तो बाबरू का जो शिलालेख है यह बेराट से प्राप्त होता है। बाबरू स्थान है बेराट में, यहां से इसे बेराट अभिलेख भी कहा जाता है। इसकी खोज सन 1836 ईस्वी में कैप्टन विलियम बर्ट द्वारा की गई।
यह ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा में है, जिसमें पृष्ठोपेदन लिपि के भी प्रमाण मिलते हैं। बट इसकी जो लिपि है वह पढ़ने का श्रेय किटोई महोदय को जाता है। यह कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। 1840 से 1840 ईस्वी में विलियम बट है वो इसे कलकत्ता ले गए थे। बाबरू का जो शिलालेख है इसमें हमें देखिए यह एकमात्र शिलालेख है। इसमें सम्राट अशोक को मगधाधिराज के नाम से संबोधित किया गया है। अशोक को मगधाधिराज यानी मगध के राजा के नाम से संबोधित किया गया है, के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है ना। अच्छा, यह एकमात्र, देखो अशोक के बहुत सारे अभिलेख प्राप्त होते हैं। अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेखों की प्राप्ति हमें होती है और इनमें यह एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो अशोक को व्यक्तिगत रूप से बोध सिद्ध करता है। यह एकमात्र शिलालेख है जो अशोक को व्यक्तिगत रूप से बोध सिद्ध करता है। अन्य अभिलेखों से हमें यह पता नहीं चलता है कि अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था। हाँ, यह बात बौद्ध साहित्य में जरूर मिलती है कि अशोक पहले शैव धर्म का अनुयायी था, परंतु कालांतर में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बट अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो केवल और केवल बेराट का जो अभिलेख है, ब्राबू का जो शिलालेख है, इसी से हमें प्राप्त होता है ये अभिलेखीय साक्ष्य। ठीक है। इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। इस अभिलेख से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ है, इसका उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। इसमें संघ भेद रोकने का उल्लेख भी प्राप्त होता है। संघ भेद का मतलब ये जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध एक संघ था, इस संघ के अंदर मतभेद होने के कारण है वो इसका डिवाइडेशन होना शुरू हो गया था। आपको भी पता है आगे चल करके यह हीनयान और महायान के रूप में स्थापित हो गया था। अशोक से पहले जो बौद्ध धर्म है उसमें थेरवादी और महासंघिक नाम से दो डिवाइडेशन हुए थे, परंतु अशोक के समय में देखिए तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 251 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी।
लगभग 251 ईसा पूर्व में। किसके समय हुई थी? सम्राट अशोक के समय हुई थी, ठीक है ना। कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मोगलीपुत्र तिष्य, मोगलीपुत्र तिष्य की अध्यक्षता में यह बौद्ध समिति हुई थी। और इसी बौद्ध संगीति है, तीसरी बौद्ध संगीति है, इसी तीसरी बौद्ध संगीति के अंदर है वो बौद्ध धर्म के तीसरे पीठक अभिधम पिटक की रचना हुई थी। बौद्ध धर्म के तीसरे पिटक अभिधम पिटक की रचना है, वो इसी काल के अंदर हुई थी। तो इसमें जो है वो अशोक ने बौद्ध धर्म के अंदर जो भेद था, संघ भेद हुआ था उत्पन्न, उसको समाप्त कर दिया और भविष्य में संघ भेद की चुनौती भी भिक्षुकों को दी कि अगर कोई संघ में मतभेद और इसके डिवाइडेशन की कोशिश करेगा वह दंड का अधिकारी होगा, उसे दंड दिया जाएगा। और बाबरू का जो शिलालेख है उसमें हमें स्पष्ट रूप से अशोक द्वारा संघ भेद रोकने का उल्लेख जो है वो किया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो ब्राबू का शिलालेख है इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य जो है का उल्लेख भी किया गया है। बौद्ध धर्म का जो साहित्य है उसका भी अशोक ने उल्लेख किया है। लगभग 5-7 पुस्तकें हैं, उन 5-7 पुस्तकों का अशोक ने उल्लेख किया है और उल्लेख करते हुए जो भिक्षुक थे, भिक्षुकों को इनके अध्ययन का निर्देश भी दिया है। वो जो भिक्षुक हैं उन भिक्षुकों को इन साहित्यों को पढ़ने का निर्देश भी अशोक के द्वारा प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं तो हमें बेराट का एक दूसरा अभिलेख भी प्राप्त होता है, वो ब्राबू के अलावा। बेराट का द्वितीय अभिलेख बेराट का यह जो द्वितीय अभिलेख है यह भी अशोक के समय का है, यानी लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, ठीक है ना। लगभग यह भी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है और इस अभिलेख की खोज है सन 1869 ईस्वी में कार्लाइल द्वारा बेराट के अंदर स्थित जो बिज्जक पहाड़ी है वहां से की गई थी, ठीक है ना। सन 1869 में कार्लाइल द्वारा बिज्जक पहाड़ी से अशोक के इस द्वितीय शिलालेख की अर्थात बेराट के द्वितीय अभिलेख की खोज है वह की गई थी। अब देखिए यह जो द्वितीय अभिलेख है यह भी ब्राह्मी लिपि
एवं प्राकृत भाषा जो है में हमें प्राप्त होता है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। भाषा कौन सी है? प्राकृत है। इसमें हमें प्राप्त होता है। हालांकि ब्राह्मू के समान यह इतना प्रसिद्ध नहीं है। इसमें देवनाम प्रिय अशोक के लिए संबोधन शब्द प्राप्त होता है। अशोक के लिए देवनाम प्रिय का संबोधन प्राप्त होता है। ठीक है ना, परंतु ब्राह्मू के समान इतना प्रसिद्ध नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मौर्यकालीन अभिलेखों में दो अभिलेख है, वो हमें राजस्थान से प्राप्त होते हैं। नंबर 1 है ब्राह्मू का शिलालेख जो बेराट से प्राप्त हुआ है, और नंबर 2 बेराट का दूसरा अभिलेख। ठीक है ना, इन दोनों के बारे में अपन ने देख लिया है विस्तार से। और बेराट का ये जो द्वितीय अभिलेख है, इसकी खोज सन 1869 ईस्वी में कार्लाइल के द्वारा की गई थी। अब देखिए बेराट का ये जो 2 अभिलेख मिला है, दूसरा अभिलेख है, इसमें कहा जाता है ये भी काफी प्राचीनतम अभिलेख है। ठीक है ना, और इसके बाद में जैसे मौर्य काल से ही संबंधित इसी समय का लगभग अपने अन्य भी अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, चलिए उन पर अपन आगे चर्चा करते हैं। नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है और नगरी का लेख हमें प्राप्त होता है। नगरी का लेख यह नगरी का जो शिलालेख है, यह हमें चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है। नगरी चित्तौड़गढ़ से है, वो इसकी प्राप्ति होती है। यह 200 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व के मध्य का अभिलेख है। 200 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व के मध्य में यह हमें नगरी से प्राप्त होता है। और देखिए नगरी है, यह प्राचीन काल में सीवी जनपद की राजधानी थी। प्राचीन काल में नगरी शिवी जनपद की राजधानी थी और इसे मध्यमिका अथवा मंजरिका के नाम से संबोधित किया जाता था प्राचीन काल में। और ये नगरी का जो लेख है, इसे हमें इससे सीवी जनपद की या अपन कह सकते हैं सीवी जाति की जानकारी प्राप्त होती है। सीवी जनपद या सीवी जाति की जानकारी है, वो इससे हमें प्राप्त होती है। ठीक है ना, और यह जो अभिलेख है, यह वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। वर्तमान में यह जो अभिलेख है, ये कहां पर स्थित है? तो वर्तमान में यह अभिलेख उदयपुर संग्रहालय के अंदर स्थित है। आगे समझ में बात है। और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था, प्राचीनतम लेख है,
और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मूल लेख नहीं है, ये मूल लेख का भाग है, यानी खंडित अवस्था में जो है वह हमें प्राप्त होता है। यानी जो मूल लेख था उसके खंडहर के रूप में इनकी प्राप्ति होती है। जो मूल लेख था उस मूल लेख के खंडहर के रूप में यहां से हमें इसकी प्राप्ति होती है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में देखिए दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है वो है गोसुंडी का शिलालेख। गोसुंडी का शिलालेख। अब देखो गोसुंडी शिलालेख, ये जो गोसुंडी शिलालेख है भैया, ये गोसुंडी शिलालेख हमें कहां से प्राप्त होता है? यह गोसुंडी शिलालेख हमें चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है ना। यह गोसुंडी जो शिलालेख है वो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है और यह द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। अच्छा, इसे अपन गोसुंडी शिलालेख या गोसुंडी अभिलेख प्रथम भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें सन 1453 का गोसुंडी का एक अन्य अभिलेख भी प्राप्त होता है, जिसमें महाराज अपने जोधपुर के शासक राव जोधा और महाराणा कुंभा जो है उनके मध्य में जो रिश्तेदारी होती है, जो संधि होती है, जोधा द्वारा अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह है कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करवाया जाता है, उसकी जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो वो गोसुंडी का दूसरा अभिलेख है। तो इस आधार पर हमें इसे एक नाम और देना चाहिए। क्या नाम देना चाहिए? हमें इससे नाम देना चाहिए गोसुंडी, ताकि आपके कंफ्यूजन ना हो। अभिलेख प्रथम या गोसुंडी का प्रथम शिलालेख, क्योंकि द्वितीय जो है वह है तो मध्यकाल का है, राव जोधा और कुंभा के बारे में हमें जानकारी उससे मिलती है। यह द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है, प्राचीनतम अभिलेखों में यह गिना जाता है। यह संस्कृत भाषा में लिखित है। सबसे बड़ी बात, गोसुंडी का यह जो शिलालेख है वह राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य प्रदान करता है। वैष्णव धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में प्रदान करता है। कौन सा शिलालेख? गोसुंडी का शिलालेख। अच्छा, सबसे मजे की बात या सबसे खास बात यह है कि यह जो गोसुंडी का शिलालेख है भैया, वैष्णव धर्म तो समझ गए ना, हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म या कहेंगे अपन सनातन धर्म, हिंदू धर्म या फिर इसको क्या कहेंगे, सनातन। इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं। वैसे तो हिंदू धर्म की 6 शाखाएं हैं। हिंदू धर्म की कितनी शाखाएं हैं? 6 शाखाएं हैं, परंतु यह 2 प्रमुख शाखाएं हैं इसकी।
शैव और वैष्णव। जो भगवान शिव और उनके अवतारों की पूजा करते हैं वो शैव कहलाते हैं, जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। तो ये जो दो प्रमुख शाखाएं हैं वो शैव तथा वैष्णव धर्म है, ये हमें प्राप्त होते हैं हिंदू धर्म के, जिनमें वैष्णव धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? गोसुंडी शिलालेख से मिलता है, गोसुंडी अभिलेख से मिलता है। और इसके देखिए खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि इसमें वासुदेव एवं संकर्षण की पूजा के प्रमाण है वो प्राप्त होते हैं। वासुदेव और संकर्षण की पूजा, वासुदेव किसको कहा गया है? वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, और संकर्षण, संकर्षण कहा गया है बलराम को। संकर्षण के द्वारा पैदा होने के कारण है वो बलराम कहलाए थे संकर्षण। तो इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है यहां से, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा यहां यह जो अभिलेख है एक दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता है, और वह दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि इसमें हमें इससे अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन का प्रमाण भी प्राप्त होता है। यह राजस्थान का पहला अभिलेख है जिसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किया गया है। तो अश्वमेध यज्ञ के प्राचीनतम प्रमाण है, अश्वमेध यज्ञ किए जाने के पुराने प्रमाण है, वो किससे प्राप्त होते हैं? गोसुंडी शिलालेख से प्राप्त होते हैं। तो समझ गए ना, धार्मिक दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण शिलालेख है। संस्कृत भाषा के अंदर है वो लिखा हुआ है ये लेख, और इसकी लिपि जो है वो ब्राह्मी है। देखो, संस्कृत भाषा मूल रूप से ब्राह्मी लिपि में ही लिखी जाती थी। संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में ये लिखा हुआ अभिलेख है। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख इसे पन कह सकते हैं। यह राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम है, वो प्रमाण प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। और यह जो अभिलेख है यह है वासुदेव, श्री कृष्ण और संकर्षण की पूजा का प्रमाण देता है। साथ में इस अभिलेख से हमें अश्वमेध यज्ञ है उनकी जानकारी मिलती है। और वर्तमान में यह जो अभिलेख है वह उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। वर्तमान में यह उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। अगर किसी को देखना हो तो कहां मिलेगा? उदयपुर संग्रहालय के अंदर है यह अभिलेख मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा एक इसके बाद का है नगरी का शिलालेख। नगरी का शिलालेख अपन ने पहला पढ़ा था, वो शताब्दी ईसा पूर्व का है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का, ठीक है ना। यह जो नगरी का शिलालेख है ये दूसरा शिलालेख है। यह 424 ईस्वी का है। 424 ईस्वी का मतलब हो गया 5वीं शताब्दी ईस्वी का है ये। और वह जो नगरी वाला था वह ईस्वी पूर्व का था, और यह ईस्वी का है, ठीक है ना। और इसकी खोज है
वह है D.R. भंडारकर द्वारा, D.R. भंडारकर द्वारा इसकी खोज की गई थी। यह जो नगरी का शिलालेख है, इससे हमें तात्कालीन समय की सामाजिक आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है। तात्कालीन समय की सामाजिक एवं आर्थिक जानकारी यहां से प्राप्त होती है। नगरी आपको पता ही है, नगरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, और वर्तमान में यह अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है, उदयपुर में नहीं है। अजमेर संग्रहालय में यह नगरी का शिलालेख जो है वह स्थित है वर्तमान में। ठीक है भैया, तो आज अपन ने थोड़ा समय का अभाव देखते हुए आज की क्लास अपने को यहीं पर है वो समाप्त करनी पड़ेगी। आज अपन ने जो राजस्थान के अभिलेख है, उस अभिलेखीय स्रोतों का अध्ययन शुरू किया है, जिसमें शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, प्रशस्ति वगैरह आता है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है बड़ली। इसके अलावा सारे जो है वो लगभग मौर्य काल के बाद के हैं। और अभिलेखों की स्थापना के बारे में, इसकी शुरुआत के बारे में आपको बताया। उसके बाद अपन ने ब्राबू का शिलालेख है वो बेराट का शिलालेख पढ़ा, बेराट का द्वितीय शिलालेख। उसके बाद नगरी का लेख, नगरी का प्रथम हो गया ये, ठीक है। गोसुंडी शिलालेख और नगरी का द्वितीय जो शिलालेख है उसका अपन ने अध्ययन किया। अब नेक्स्ट क्लास में ये अभिलेखीय स्रोतों का जो टॉपिक है वो ऐसे ही अनवरत रूप से अपन जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए ग्लोरियस के साथ। जय हिंद।